जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, अभी तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 100 प्रश्नों को देख लिया है जो कि पिछले वीडियो में दिए गए हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न वर्ष 2024 और 2023 जैसे कि पेट, समीक्षा अधिकारी, रेलवे, एसएससी और भी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी में बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यह कथन किसने कहा है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही यह कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है, तो इसका आंसर हमारा होगा बाल गंगाधर तिलक। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था और यह कहकर उसका मजाक उड़ाया था। लॉर्ड डफरिन इसका सही जवाब है। 103 नंबर का सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपके ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा ऑप्शन है शौकत अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। दूसरा इसमें बताया गया है कि बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया था। और अगला पॉइंट हमारा ये है कि तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1887 ईस्वी में, दिसंबर 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लेता है कि कहाँ पर हुआ था तीसरा अधिवेशन, तो मद्रास में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? पहला बम्बई में हुआ था, दूसरा कलकत्ता में हुआ था और तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? ऑप्शन है गैरीबॉल्डी को, दूसरा विवेकानंद, तीसरा दादा भाई नौरोजी या चौथा है मैजनी को। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, मैजनी को। मैजनी को अपना गुरु माना है लाला लाजपत राय ने। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी, मैजनी कहाँ के हैं? इटली के क्रांतिकारी या वहाँ के राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि लाला लाजपत राय ने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। उनकी जो रचना थी द ड्यूटी ऑफ मैन, उसका उर्दू में अनुवाद किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। इसलिए लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन है? मैजनी है। मैजनी लाला लाजपत राय के गुरु हैं। अगर यही पूछता है कि
महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? तो उसका ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी ने अपना गुरु किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? ऑप्शन है लाहौर, दूसरा लखनऊ, अमृतसर या त्रिपुरा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1929 में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? सीधी कार्यवाही दिवस एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि सीधी कार्यवाही दिवस की तिथि बताना है। ऑप्शन है 13 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946 या 16 अगस्त 1946। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946। हमारा अगला सवाल है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 या 21 जुलाई 1947। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भारतीय स्वाधीनता विधेयक है और इसको जो स्वीकृति प्रदान की गई थी उसके लिए ऑप्शन ए सही है, 18 जुलाई 1947। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। सबसे पहले कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 को। कहाँ? हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। उसके बाद 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसे पास कर दिया गया और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो विधेयक है बहुत ही कम समय में अधिनियम का इसने रूप धारण कर लिया था। किसने? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ने बहुत ही कम समय में अधिनियम का रूप धारण कर लिया था। इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 18 जुलाई 1947 को। इम्पॉर्टेंट है प्रश्न ये। हमारा अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? पूछा गया इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का बंटवारा हुआ था वो किसने किया था? ऑप्शन है हमारा माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स बोल्ट या रिचर्डसन ने। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ने इसमें सीमा रेखा का विभाजन किया था। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बन गई थी। कब बनी थी? 17 अगस्त 1947 को ये बनी थी। इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारा अगला सवाल है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है बीके दत्त द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा या यशपाल द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगत सिंह द्वारा। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ ये शीर्षक की पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? डोडो क्या होता है? एक विलुप्त पक्षी है। तो किसने ये संज्ञा दी है कि डोडो की भांति ही साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? रैमजे मैकडोनाल्ड, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड वेवेल। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली के द्वारा ये कहा गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक विलुप्त पक्षी जो होता है कि भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है।
तो कथन ये किसका है? हमारा क्लीमेंट एटली के द्वारा कहा गया है। महत्वपूर्ण कथन है ये। हमारा अगला सवाल है, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालक्रम कूट से ज्ञात करें। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चार सवाल पूछे गए हैं, उसका 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि पूछा गया है क्रिप्स मिशन, जैसे पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन, इनका इसमें क्या कूट सही है? इन चारों में से कौन सा सही है? तो आइए हम डायरेक्ट इसी में देख लेते हैं कि कौन कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। तो हमारा पहला होगा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन दोनों 1942 में हुआ था, तो यहाँ पर हमें मंथ याद करना जरूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो अगस्त महीने में हुआ था, यानी कि 8वें महीने में हुआ था, और क्रिप्स मिशन हमारा हुआ था मार्च में हुआ था। मार्च का मतलब हो गया हमारा 3रे महीने में हुआ था। इसलिए पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा जिसमें होगा वही सही होगा। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्रिप्स मिशन मार्च में हुआ था, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन सबसे अंतिम में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। तो सही क्रम क्या था हमारा? पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे क्रिप्स आ जाएगा और चौथे नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है 15 दिसंबर 1956, 6 नवंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 या 6 अक्टूबर 1956। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी। अंबेडकर जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न में एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान निर्माताविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? प्रकोप का समुद्र किस अकाल को कहा गया है? ऑप्शन है बिहार अकाल 1873 को, राजपुताना अकाल 1868-69 को, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67 को, या फिर उड़ीसा अकाल 1866-1867 को कहा गया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, उड़ीसा अकाल 1866 से 1867 को कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रकोप का समुद्र कहा गया है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? 1935 का अधिनियम क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बारे में किसने कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सी राजगोपालचारी, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही यह कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है।
दूसरा इसमें बताया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील के प्रणेता थे और गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, गुट निरपेक्षता और पंचशील दोनों ही। गुट निरपेक्षता को भी ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपके ऑप्शन है सर मोहम्मद इकबाल ने, सर आगा खां ने, M.A. जिन्ना ने या रहमत अली एवं उनके मित्रों ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने एक पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया था, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर। नाउ और नेवर पत्र भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? इम्पोर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शन है, पहला सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, तीसरा है राजकुमारी अमृत कौर, चौथा है अरुणा आसफ अली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। सरोजनी नायडू के बारे में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सरोजनी नायडू ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ये कब किया था? वर्ष 1925 में किया था। कहाँ किया था? कानपुर में किया था। कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो एनी बेसेंट थी। और अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू जी। हमारा अगला सवाल है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी, सर A.P. पेट्रो या चौथा ऑप्शन है K.T. पॉल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, K.T. पॉल। K.T. पॉल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ किया था? गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेंट जेम्स महल लंदन में संपन्न हुए। लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल एक सम्मेलन में भाग लिया था, किसमें? दूसरे सेकंड सम्मेलन में भाग लिया था। पहले सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व K.T. पॉल ने किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। एक चीज़ और महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने भाग लिया था? तो उसका सही आंसर है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, हिस्सा लिया था। और कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, अंबेडकर जी ने। हमारा अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, शंकरन नायर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शंकरन नायर ने दिया था। ये सवाल UPPCS में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था, तो वो शंकरन नायर ने दिया। जलियांवाला बाग
हत्याकांड में किसने दिया था? तो उसका सही जवाब है हमारा शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। पहला हो गया। दूसरा हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट अथवा सर की उपाधि को त्याग दिया था। ये पूछता है कि किसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी, सरदार पटेल, सी राजगोपालचारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कहा है कि जो चीज़ नैतिक रूप से गलत है वो राजनैतिक रूप से भी कभी सही नहीं हो सकती है। आज का हमारा अंतिम और 120वां नंबर के सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन कहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा पूछा जाता है कि यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है हमारा बाल गंगाधर तिलक। अब इस सवाल में पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने यह किस अधिवेशन में कहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस आंदोलन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई थी। किस आंदोलन में हुई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में पुनः वापसी हुई थी। अगला हमारा पॉइंट है, तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य में समझौता हुआ था और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, लखनऊ समझौता की बात की गई है तो पूछता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो हुआ है कब? 1916 में हुआ था। कब हुआ है? 1916 में हुआ है। और इसमें पूछता है कि अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की? इसमें पूछता है कि अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की 1916 के अधिवेशन की? तो AC मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टडी विथ आदित्य। धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।